जय श्री श्याम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज के लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर पे आप सभी को बताई थी कि टेंस क्या होती है, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी। टेंस की 3 पार्ट्स होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर मैंने बताई थी कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट्स होते हैं। मैंने सभी के नाम लिखी थी, एक एक करके सारी चीज़ बताई हुई थी। फिर मैंने पिछले लेक्चर पे बताई थी कि मैं एक एक करके सारी चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक 12 वीडियो बनने वाली है टेंस के ऊपर पे, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ प्रेजेंट टेंस के पहली पार्ट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि इसकी और एक नाम होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान सामान्य साधारण काल, ठीक है। मैं लिख देता हूँ। अगर आप सभी ने मेरी पहली लेक्चर नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाकर देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके साधारण काल, ठीक है। वर्तमान सामान्य साधारण काल। तो अब पहचाने कैसे कि कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है या नहीं है। तो बस सिंपल से रूल है, आपको दिमाग में सेट रखनी है। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ अपने दिमाग पे सेट करें, ठीक है। ध्यान से सुनिए। कोई काम वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, या किसी भी हिंदी वाले सेंटेंस में, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद हे हूँ हो लगा रहे, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे, ठीक है। सिंपल। चलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग भी साथ साथ मेरे दिमाग में बैठाए। कोई काम वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद हे हूँ हो लगा रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। लाइन बाहर जा रही है क्या? ठीक है। कोई काम वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है, या किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के अंत में, किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद हे हूँ हो लगा रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहें। आपको ध्यान में सिर्फ यही चीज़ रखनी है, ठीक है। किसी भी हिंदी वाले वाक्य के क्रिया के अंत में ता ती ते के बाद हे हूँ हो लगा रहे, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, राम जाता है, मैं खाता हूँ, ठीक है। वह पढ़ता है, सीता रोटी बनाती है। तो ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हो गए। कैसे जाना मैंने? किसी भी हिंदी वाली वाक्य की क्रिया करने ताकते के बाद हे हूँ हो लगा रहे, तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहेंगे। सिंपल पहचान में आ गई कि कैसे हम पहचानेंगे किसी भी हिंदी वाले वाक्य की क्रिया करने में। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप दिमाग में सेट कर ले, भूले नहीं, ठीक है। तो सिंपल आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे पहचानें। आई होप कि आप सभी को ध्यान में आ गई। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, रूल बताता हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उस सेंटेंस को, किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आप उतार ले पहले, अगर उतार ले तो अच्छी रहेगी, पॉज कर ले। आई होप कि आप सभी ने लिख ली होगी। तो मैं अब रूल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो रूल
क्या बोलती है, रूल कहती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बेसिक रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब पहले सब्जेक्ट होती क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता यानी जो किसी काम को करे। ठीक है, अब फिर आ गई वर्ब, वर्ब यानी क्रिया जो जिससे किसी के कार्य व्यापार संबंध या व्यवस्था का बोध कराता है। ठीक है, और फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कर्म जिससे करना या फायदा। ठीक है, तो सब्जेक्ट यानी जो किसी काम को करे, वर्ब यानी जिससे किसी कार्य के व्यापार किसी कार्य व्यापार संबंध या व्यवस्था का बोध कराता है। ऑब्जेक्ट यानी जिससे करना या फायदा। जैसे मैं एग्जांपल में बताता हूँ, राम घर जाता है, क्या है रूल, सब्जेक्ट यानी जो किसी काम को करे, घर जाने का काम कौन कर रहा, राम, यानी दिस इज सब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब जिससे किसी कार्य व्यापार संबंध या व्यवस्था का बोध कराता है। देखिए ये किसी व्यवस्था है, सॉरी कार्य व्यापार संबंध, कार्य व्यापार है, घर जाने की कार्य हो रही है, तो ये होगी आपकी वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी जिससे करना या फायदा, ये रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट। ओके क्लियर। और एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, जैसे मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हो गई, सब्जेक्ट, आम खाने का काम कौन कर रहा है, मैं, यानी होगी आपकी सब्जेक्ट। ठीक है, और ये व्यवस्था बता रही है आम खाने का काम हो रहा है, तो ये आपकी होगी वर्ब। ठीक है, ये होगी आपकी ऑब्जेक्ट। सिंपल से फंडा है, बस आपको ध्यान में रखना है कि क्या है नहीं है, आपको बस यही सब सब्जेक्ट को पहचानना, वर्ब को पहचानना, फिर ऑब्जेक्ट को पहचानना है। अब मैं बताता हूँ कि एस या ई एस कब लगेगी, किस स्थिति में एस या एस लगाएंगे, ये सारी नोट कर ले आप सभी। ठीक है, नोट कर लिया होगी। चलिए मैं बताता हूँ एस या ई एस कब लगेगी, कैसी कंडीशन होनी चाहिए, सारे कुछ क्लियर हो जाने वाली है आज। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बचेगी कि आपको फिर दिक्कत होगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन, ये होगी आपकी फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, जिसे मैं बोल रहा हूँ, किसी पूछता हूँ, मैं आम खाता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलने वाला यानी आई, एक वचन, एक सिंगल आदमी। वी यानी हम लोग। ठीक है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में कौन सी आती है, सेकंड पर्सन में जिससे बोला जाए, जैसे तुम, प्लूरल में तुम लोग। ठीक है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में क्या आती है, थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बोले जाए, जिसके बारे में चर्चा की जाए। तो चर्चा किसके बारे में बोलेंगे, ही, उसके बारे में, सी, इट, या कोई नाम, राम, सीता, गीता, मोहन, और प्लूरल में आपकी हो जाती है ते, यानी वे लोग। ठीक है, तो देखिए एस या ई एस सिर्फ इसके साथ लगेगी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस लगेगी। बाकी जितने भी है इन सभी के साथ कुछ नहीं, नथिंग। ही, सी, इट, एनी नेम के वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगी। अब एस कब लगाएं, ई एस कब लगाएं,
अब ये एक फंडा है, ठीक है। तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ वॉइस ए ई आई ओ यू रहे तो वर्ब के साथ ई एस लगेगा, वरना बाकी सब के साथ एस लगेगा, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं साइड में, ताकि आप इसे एक बार रिविजन कर ले। अगर, ठीक है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ वॉइस, आई होप कि आप सभी को वॉइस आती होगी, ए ओ ए ई आई ओ यू रहे तो वर्ब के साथ ई एस लगेगा, बाकी में से एस लगेगा। आपको इतनी डिटेल में कोई भी लेक्चर में नहीं बताया होगा, मैं इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, मैं जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, राम जाता है, एज ए रूल के हिसाब से राम जाता है, जिसमें ये हो गई सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रूल के हिसाब से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है राम, फिर वर्ब के साथ एस या एस, उसको पहले लिखने से पहले वर्ब लिखते, इसका हो जाता है गो। अब देखिए, मैंने जैसे बोला कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन में आती है, के साथ वॉइस ए ई आई ओ, वर्ब के साथ ए ई आई ओ, यानी यहाँ पे ओ है, तो क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तो इसके बगल में ई एस, सिंपल, राम गोज, हो गई कहानी खत्म। और एक एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे सीता बाजार जाती है, ठीक है। तो सीता ये होगी आपकी सब्जेक्ट, ये होगी आपकी वर्ब, एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। तो सीता, देखिए यहाँ पे वो आ गया, तो ई एस लगाएंगे, गोज टू मार्केट, सीता गोज टू मार्केट, समझ में आ गई। चलिए, इतना सारा कुछ क्लियर हो गया। फिर से मैं एक एग्जांपल बताऊंगा, कि एग्जांपल से सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी आप सभी को, तो इन सभी को आप नोट डाउन कर ले। मैं फिर से दोहरा देता हूँ एक बार, कि रूल होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब ई एस कब लगाएंगे, उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन यू यू, थर्ड पर्सन ही सी इट एनी नेम, या थर्ड प्लूरल में दे, ठीक है। तो सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के वर्ब के साथ अगर वॉइस ए ई आई ओ यू रहे तो ई एस लगाएंगे, बाकी में सिर्फ एस लगाएंगे। मैंने एग्जांपल कुछ बताई, आगे में मैं एग्जांपल बताने वाला हूँ, नोट कर लें इसे, ठीक है, नोट हो गई। तो चलिए मैं एग्जांपल कुछ बताता हूँ, ताकि आप सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए एग्जांपल में, जैसे मैं आम खाता हूँ, ठीक है, और वह रोटी खाती है, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपकी ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले पहचानना होता है कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, तभी जाके बनेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से, रूल के हिसाब से क्या कहती है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ई एस या एस, फिर ऑब्जेक्ट, ओके, ये आपकी रूल कहती है, ठीक है। रूल कहती है, तो रूल के हिसाब से सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं आई, फिर वर्ब यानी इट, फिर ऑब्जेक्ट मैंगो। अब देखिए, इसके साथ ई एस या ई एस नहीं लगेगी, मैंने क्या बताई थी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अगर थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन में नहीं आती है, फर्स्ट पर्सन की है,
ठीक है, तो इसके साथ कुछ नहीं लगाए, एस या एस ये वाला रूल यहाँ पे नहीं लागू होती है। फिर इसमें देखिए वह रोटी खाती है, वह खाती है यानी कोई स्त्रीलिंग है, यानी सी ईट ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे सी है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ एस या ई एस लगेगा। अब एस या ई एस कब लगेगा वो मैंने बताई थी, अगर वॉइस ए आई ओ रहे तो ई एस लगेगा, बाकी में एस लगेगा, तो इसके साथ सिर्फ एस लगेगा, बिकॉज यहाँ पे वॉइस नहीं है। समझ में आ गई? तो ये आपकी कंप्लीट हो गई, ये आपकी सिंपल सी थी, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थी ये। आप आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बहुत सारी चीज़ें अभी नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है, कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस के साथ कैसे डील करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, मैं घर नहीं जाता हूँ, ठीक है, और वह क्रिकेट नहीं खेलता है। तो ये नहीं है यानी नेगेटिव सेंटेंस, तो इससे कैसे बना, अब इसके लिए एक रूल है, ठीक है, रूल कुछ रूल नहीं है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, डू डज प्लस नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है। अब देखिए यहाँ पे डू डज यानी डू के साथ ई एस या कब लगाएंगे वो सारी चीज़ मैंने बताई है, जिस तरह से एस या ई एस सिंपल वाले में बताई थी उसी तरह इसमें भी। तो देखिए मैं घर नहीं जाता हूँ, तो मैं यानी आई, ये आपकी सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो आई डू क्यों लगाया, डू, डज क्यों नहीं लगा, डज कब लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन रहे तभी लगेगी, ही सी इट एनी नेम कोई रहेगा तभी लगेगी, ठीक है। तो आई डू नॉट गो टू हाउस, क्लियर। अब ये देखिए वो क्रिकेट नहीं खेलता, तो ही, अब देखिए ही थर्ड पर्सन है, तो डज लगाएंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब आप बोलिए सर यहाँ पे एस लगेगा, नहीं, इसके साथ ऑलरेडी डज लग चुका है, एस लग चुका है, इसलिए यहाँ पे कोई एस नहीं लगाएंगे, रूल वहाँ पे नहीं लगती है। ये आपकी हो गई नेगेटिव सेंटेंस की रूल, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रही तो वीडियो दोबारा देखें, क्या मैंने बताया है बहुत सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आज की वीडियो अबाउट 30 to 35 मिनट्स की बनेगी, पर कंप्लीट सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको क्लियर कर दूंगा मैं आज, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपसे कोई सवाल पूछता है, उसमें हाँ या ना में आपको आंसर करना है, वो होती है आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे क्या तुम आम खाते हो, ये क्वेश्चन मार्क यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या तुम, इसमें हाँ या ना में बोलना है आंसर। तो इसको बनाने की रूल क्या है, रूल बोलती है पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इसके साथ क्वेश्चन मार्क, ये नहीं छोड़नी है, क्वेश्चन मार्क ही तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आपकी पहचान होती है। तो डू डज कब लगाएंगे आपको समझ में आ गई, डू कब लगाएंगे,
डू आई के साथ डू लगाएंगे, वी के साथ डू लगाएंगे, यू के साथ डू लगाएंगे, फिर यू के साथ डू लगाएंगे, दे के साथ डू लगाएंगे। बाकी ही सी इट एनी नेम कोई भी नाम रहेगा उसके साथ सिर्फ डज लगाएंगे। क्लियर? तो रूल के हिसाब से मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें? पहले डू डज लगाएं, तो तुम क्या है, तुम के साथ डू लगता है, डू, फिर सब्जेक्ट यानी ये सब्जेक्ट हो गई, डू यू, फिर वर्ब इट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। सिंपल। एक और मैं बता देता हूँ, क्या राजू क्रिकेट खेलता है? ठीक है, क्या राजू क्या है, थर्ड पर्सन, तो इसके साथ सिंपली डज लगाएंगे, डज राजू, फिर वर्ब यानी प्ले क्रिकेट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सिंपल सी रूल है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रही होगी अच्छे से। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस आती है, ठीक है, तो इसके आगे मैं जोड़ता हूँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है, जैसे मैं एग्जांपल दे के बताऊँ तो आप सभी को अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या तुम आम नहीं खाते हो? देखिए यहाँ पे नहीं भी है, क्या भी है, यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया जाए, रूल है डू लगाए, डज लगाए, फिर सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट लिखे, फिर वर्ब लिखे, फिर ऑब्जेक्ट लिखे, फिर क्वेश्चन मार्क दें। या ये नोट को इसी के साथ लिखने के लिए डोंट, डजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये होगी नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की रूल। सिंपल। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ तो तुम क्या हो गई, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ डू लगाएंगे, टू डू यू, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आम यानी मैंगो, फिर क्वेश्चन मार्क। या इसको शॉर्टकट में लिखें तो डोंट यू ईट मैंगो। क्लियर? और एक मैं थर्ड पर्सन के भी बता देता हूँ, यानी थर्ड पर्सन में क्या, जिससे क्या वह दिल्ली, क्या वह दिल्ली नहीं जाता है? तो आप सिंपली देखिए कि ये थर्ड पर्सन में आ रही है। ठीक है, थर्ड पर्सन में डायरेक्ट डजन या डज। ठीक है, डजन कब लगाएंगे, जब नॉट सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाएंगे तो पहले डजन लिख देंगे। या पहले मैं सिंपली बता दें, डज ही नॉट गो टू डेली, क्वेश्चन मार्क। या आप सिंपली ले सकते हैं डजंट ही गो टू डेली, क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन वाले सेंटेंस, जैसे आप क्या करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होती है कोई। आप कहाँ रहते हैं, मैं क्या खाता हूँ।
ऑब्जेक्ट की पता नहीं है मुझे ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसके लिए क्या है, तो पहले वाट, पहले इसे नोट डाउन कर ले। वाट मतलब होता है क्या, वाई, वाई मतलब क्यों, वेयर मतलब कहाँ, हाउ मतलब कैसे, ठीक है। और क्या छूट रही है, चलिए छूटे होते हैं मैं बता दूंगा बीच में, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है। तो इससे रूल क्या है, अब ये चीज़ आपको ध्यान में रखिए, ठीक है। जैसे क्या क्या वाट कहाँ का, वेयर क्या का, फिर वाट क्यों, मैं क्यों रोता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, ये सारे सेंटेंस आप एक क्वेश्चनेबल है। तो इसे बनाने के लिए रूल क्या है, रूल करती है वाट, वेयर, वाई, हाउ, ये सारी आपको चॉइस करनी है कि क्वेश्चन के हिसाब से लिखनी है, ठीक है। प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए इसको मैं इस रूल को जितना अब ऐसे ही याद नहीं होने वाला, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना दिमाग में घुसेगा। तो इसको बनाने के लिए जैसे मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, तो क्या का पहले तो लिखेंगे वाट, फिर बोलते हैं डू या डज, तो यू सेकेंड पर्सन में तो डज नहीं लगाएंगे, डू लगाएंगे, वाट डू, फिर सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब क्या है करता, करना क्या होता है, व्हाट डू यू डू, सिंपल। जैसे आप कहाँ रहते हैं, तो कहाँ का इंग्लिश क्या हो जाता है, वेयर, डू, फिर आप यानी यू, रहना का लिव, वेयर डू यू लिव, ओके। जैसे मैं क्या खाता हूँ, तो इसका मैं यहीं पे लिख देता हूँ, क्या हो जाता है व्हाट, फिर हो जाते रूल के हिसाब से डू, व्हाट डू आई, सब्जेक्ट यानी वर्ब, वर्ब यानी ईट, व्हाट डू आई ईट, फिर क्वेश्चन मार्क, सिंपल। तो ये थी क्वेश्चन वाला प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती है, रूल यही है। आपको बस 102 बार इसे रिवाइज करना है, नोट कर लें ताकि आप रिवाइज कर सकें 102 बार। और जो मैंने बुक सजेस्ट करी थी वो बुक ज़रूर खरीदें ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए और उससे अच्छे से क्लियरिफाई हो पाए। मैंने बताया इतना अच्छी तरह से कि आप ज़रूर उसे अच्छी तरह से सीख पाएंगे, ठीक है, माइंड पे सेट कर ले इसे, ओके। तो और एक चीज़ में होती है कि और एक सेंटेंस, जैसे आप क्या नहीं करते हैं, ठीक है, ये होगी नेगेटिव वाली, तो इस पर कुछ नहीं करना है, इसके साथ डू डज के बाद फिर उसी तरह रूल जैसे मैंने शुरुआत में बताए थे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जैसे डोंट डजंट सब्जेक्ट के बाद अदर नोट लगाते थे, तो वही करेंगे। व्हाट डू यू नॉट डू, या व्हाट डोंट यू डू, सिंपल से रूल है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई रूल नहीं है, बस आपको एक ही रूल में डू डज डू डज डजंट ये सब सारी चीज़ ध्यान रखनी है। एस कब लगाएंगे, एस कब लगाएंगे, वो सारी चीज़ मैंने शुरुआत में बताई है आपको। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए मैं इतना ही बताता हूँ, ठीक है। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर और मैंने डिटेल में करी तो। सारी एग्जांपल मैंने एक एक एग्जांपल सारी अच्छे से बताई होगी। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको और आगे कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उस पर वीडियो लेक्चर बना सकूं, ठीक है। तो जय श्री श्याम।